गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि आने वाले समय में यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के पेपर आने वाले हैं। क्योंकि देखिए जल्द ही, क्योंकि यूपी टेट और सी टेट जो है, देखिए यूपी टेट हो सकता है कि मई या जून में यूपी टेट का आपका फॉर्म आ जाए और सी टेट का जुलाई और अगस्त में आ जाएगा। तो जब यूपी टेट और सी टेट आ जाएगा तो सुपर टेट भी आता है। तो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, ये तीनों में इंग्लिश का हम लोग का सब्जेक्ट पूछता है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर पूछता है और अच्छा खासा नंबर होता है। क्योंकि देखिए 30 नंबर का सुपर सी टेट में आपको इंग्लिश का पूछता है तो आपको आना चाहिए, और ग्रामर, और यूपी टेट में भी पूछता है आपका 20 नंबर का, और सुपर टेट में 10 नंबर का इंग्लिश ग्रामर पूछता है। तो देखिए इंग्लिश ग्रामर हमें आना चाहिए, क्योंकि देखिए इंग्लिश ग्रामर क्या हो गया है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया है, तो जिसकी वजह से हमें इंग्लिश का जो ग्रामर है वो बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। और इंग्लिश ग्रामर बहुत ईजी भी है। देखिए हमको इंग्लिश में पढ़ना क्या है, देखिए हम लोग को पता नहीं होता कि सिलेबस क्या है, और हम लोग कुछ भी चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, देखिए हमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है और वोकैब पढ़ना है, इडियम फ्रेज पढ़ना है। अगर आप वोकैब याद होगा तो आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपको इसी तरह याद हो जाएगा। तो वोकैब हम लोग को याद करना है, तो हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पार्ट से देखिए क्या पढ़ें, पहले इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे डेली क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, वोकैब पढ़ेंगे, इडियम फ्रेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेली क्लास हम लोग 5-5 क्लास मतलब 5-5 पहले पढ़ेंगे, 5 या 10 का वोकैब याद करेंगे। जैसे मैं याद किया हूँ उसी तरह से ठीक आपको भी याद करा देगा, क्योंकि देखिए वोकैब बहुत ईजी तरीके से, और इडियम फ्रेज आपको रटने की तनिको नहीं जरूरत पड़ेगा, आपको बस माइंड में आप उसका कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा, जरूर आपको उसका लाभ मिलेगा। और उसको पेपर में दिया आएगा तो वही आएगा, क्योंकि देखिए मैं जितना भी चीज़ बताऊंगा आपको पेपर में वही सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डेली हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, वोकैब पढ़ेंगे और इडियम फ्रेज पढ़ेंगे, ये सब याद हो जाएगा। और जब ग्रामर बहुत ज़्यादा दिन होगा तो 20 दिन का ग्रामर आपका होगा, 20 दिन में आपका यानी कि 20 क्लास में ग्रामर खत्म हो जाएगा, और वोकैब और इडियम फ्रेज बाकी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को ये सब आना चाहिए। तो ग्रामर में जानते हैं, ग्रामर जो होता है, तो ग्रामर का सबसे तो बेसिक चीज़ हमको क्या आना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे देखिए, क्योंकि ग्रामर का जो बेस होता है, ग्रामर का बेस जो होता है वो क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में बच्चे जो होते हैं ना वो डर जाते हैं कि अरे यार पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ये देखिए एक तरह से जो पढ़ा है उसको लगता है कि इजी है, लेकिन इजी में भी वो क्या करता है, गलती कर देता है, क्योंकि वो समझा नहीं होता, क्योंकि वो पढ़ा है, रटा है। जो समझे रहेगा उसको तो पूरा याद रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक चीज़ यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, यानी कि बस नॉर्मल, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का डर निकाल लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। यानी कि तुम इसके बारे में बहुत छोटी सी जानकारी, यानी कि तुम बच्चों, यानी कि 0 लेवल से, यानी कि 0 से हीरो तक का सफर हम लोग तय करते हैं। और इंग्लिश ग्रामर खत्म होते होते आपको लगेगा कि हाँ मैं इंग्लिश में भी कुछ जान चुका हूँ या सीख चुका हूँ। तो हम लोग से एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बच्चे से, यानी कि जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है ठीक उसी तरह से, कि हम लोग को अगर किसी को आ भी रहा है तो वो भी क्लास को देख सकता है, जिसको नहीं है वो भी देख सकता है, ठीक है। और वोकैब भी हम लोग पढ़ेंगे, तो डेली की क्लास में वोकैब, इडियम फ्रेज और ग्रामर। तो आज की क्लास क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इससे हमको डरना नहीं चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक हो गया नाउन हो गया, दूसरा हो गया प्रोनाउन हो गया, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। यानी कि ये हमारे क्या हो गए, 8 कितने क्या हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। और इसी 8 को हमको याद करना है। देखिए बहुत सिंपल होता है, आपको डरने घबराने की बात नहीं है। बस आज क्लास में हम लोग इसकी बस नॉर्मल जानकारी, यानी कि नॉर्मल जानकारी लेंगे, ताकि हमको लगे कि नहीं, देखिए कोई भी चीज़ जब हमें आने लगता है ना, तो हमें लगता है कि नहीं अरे हम भी जानते हैं इसे, तो पहले तो उसको तो आना चाहिए कि नॉर्मली जानकारी तब तक से लेते हैं, ठीक है। तो देखिए नाउन पहला हमारा क्या है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, यानी कि जितने, नाउन किसे कहते हैं, तो जितने भी चीज़ का नाम है, यानी कि नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन किसे कहेंगे, नेमिंग वर्ड को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यानी कि अगर नाम किसी भी चीज़ का हम रख दिए, नाम किसी भी चीज़ का रख दिए, वो क्या हो गया, नाउन हो गया। नाम बस रखने से क्या हो जाता है, वो नाउन हो जाता है। तो नाउन को हम क्या कह सकते हैं, नेमिंग वर्ड कह सकते हैं। तो नाउन क्या हो गया हमारा, नेमिंग वर्ड, यानी कि नाम अगर हम किसी भी कोई भी वस्तु, जैसे पेन है, कलम है, पेन हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, मैं लड़का हूँ, तो जो भी चीज़ें, जैसे मोबाइल हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, मेज हो गया, पेड़ हो गया, यानी कि जितनी भी सब चीज़ें हैं वो क्या हो गई, अगर नाम हम उसका रख दिए तो क्या हो गया, नाउन हो गया। बस नाम रखने से, जैसे नदी हो गए, पहाड़ हो गए, गंगा हो गए, यमुना हो गई, ये सब चीज़ें नाम हम रख रहे हैं ना,
तो जितने भी चीज़ों का अगर नाम रख दिए तो वो सब क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, यानी कि बस नाम देना क्या कहला जाता है, नाउन कहला देता है। ठीक है, तो नाउन का हम लोग को याद हो गया। नाउन का मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी वस्तु का नामकरण हम कर दिए। जैसे कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण किया जाता है ना, तो उसी तरह से कोई भी वस्तु का हम नामकरण कर दिए तो क्या हो गया, नाउन हो गया। बस नामकरण करना है, एकदम इजी कर लीजिएगा। नामकरण करना क्या कहला गया, नाउन कहला गया। नामकरण करना क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, तब इजी। ठीक है, दूसरा क्या है मेरा, प्रोनाउन है। दूसरा क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, देखिए बार बार किसी चीज़ का अगर हम नाम लेते हैं, जैसे बार बार ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, जैसे राम खाना खा रहा है, राम पढ़ने जा रहा है, तो अब बार बार राम राम हम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए राम को हटाकर वहाँ पर हम एक वर्ड प्रयोग कर देते हैं, जैसे कि वह। जैसे राम खाना खा रहा है, वह पढ़ने जा रहा है, वह खेल रहा है, वह नाच रहा है, यानी कि राम को का बार बार प्रयोग न कर हम क्या कर रहे हैं, वह का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि राम ही को डेडिकेट कर रहे हैं, लेकिन बट राम की जगह पर क्या प्रयोग कर रहे हैं, वह। तो वही राम की जगह पर जो हम प्रयोग किए, यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि हम नाउन को प्रयोग नहीं करें बार बार, क्या करें, नाउन को बार बार प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि नाउन की जगह पर एक ऐसा वर्ड का प्रयोग कर दिए कि यानी कि नाउन की पूर्ति कर दे रहा है। यानी कि नाउन का बार बार हम प्रयोग न करके नाउन के स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग करना क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। एकदम ईजी है कि नाउन की जगह पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग करना प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि नाउन की कमी भी का एहसास नहीं हो। जैसे मैं कह रहा हूँ राम खेल रहा है, ठीक है, फिर राम पढ़ रहा है, फिर राम खा रहा है, राम जा रहा है, तो बार बार राम कर रहे हैं ना, लेकिन मैं राम को एक बार कहता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि राम खेल रहा है, राम हो गया, फिर वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, वह नहा खा रहा है, तो राम की पूर्ति वह कर दे रहा है ना, तो यानी कि नाउन की जब पूर्ति कर देता है कोई शब्द, अब बट नाम और नाउन नहीं होता है, लेकिन उसके स्थान पर कोई शब्द प्रयोग कर देते हैं तो क्या हो जाता है मेरा, प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो गया, प्रोनाउन। तो नाउन की जगह पर जो भी वर्ड का प्रयोग करते हैं वो क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। तो इसका क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पर जो भी चीज़ें हम प्रयोग करते हैं वो क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, देखिए आज क्लास में बस हम नॉर्मल जानकारी देंगे ताकि आपको ये याद हो जाएगा कि नहीं, अरे हमको तो नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, वो सब आ जाएगा। ठीक है, देखिए पर तो नाउन हो गया नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन क्या हो गया, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पर जो भी चीज़ को हम रखते हैं यानी लिखते हैं वो क्या होगा, प्रोनाउन हो गया। तीसरा क्या होगा, एडजेक्टिव। तीसरा क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। देखिए एडजेक्टिव किसे कहते हैं, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए। देखिए इस विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जो भी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्या है, तो एडजेक्टिव है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। याद हो गया। तो देखिए नाउन के जैसे एग्जांपल लेते हैं कि राम इज ब्लैक। मैंने कहा कि राम इज ब्लैक, यानी कि राम काला है, तो राम नाउन हो गया, लेकिन राम की विशेषता क्या है, तो राम की विशेषता है कि वह काला है, यानी कि ब्लैक है। तो राम तो नाउन हो गया, लेकिन ब्लैक क्या हो गया, तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो जो ब्लैक है वो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताया, तो नाउन की बता रहा है ना, यानी कि राम की बता रहा है। जानते हैं कि नाम जिसका भी कर दे वो नाउन हो गया। तो नाउन की विशेषता बताने वाले या प्रोनाउन की विशेषता बताने वालों क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे और ही इज टॉल, मतलब वह लंबा है, तो जैसे वह प्रोनाउन हो गया ना, तो प्रोनाउन की विशेषता उस प्रोनाउन की क्या विशेषता है कि वह लंबा है। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताऊँ क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, नेमिंग वर्ड नाउन और रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन यानी कि प्रोनाउन हो गया, और नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अगला मेरा क्या है, वर्ब है। चौथा क्या है, वर्ब है। वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई भी हम कार्य करें, यानी क्रिया उसका मतलब होता है। क्रिया का मतलब तो कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, जैसे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी हम क्रिया कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सब क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। वर्ब बोले तो क्रिया है, यानी कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो क्या है, तो क्रिया है। क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड नाउन, नेमिंग वर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव हो गया, और कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, अगला क्या हमारा है, एडवर्ब है। अगला क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब देखिए क्या है, एडवर्ब बहुत ईजी। एडवर्ब क्या कहता है, ये जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना, तो जैसे एडजेक्टिव तो बता दिए नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, लेकिन एडवर्ब कहता है कि जब तुम इस दोनों की विशेषता बता दे तो हम इन दोनों की विशेषता नहीं बताएंगे, बाकी सबकी
बताएंगे। तो एडवर्ब का परिभाषा क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबकी विशेषता बताने वालों क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबकी विशेषता बताता है, बस नाउन और प्रोनाउन को नहीं बताता, क्योंकि कहता है कि नाउन तुम दोनों का, यानी कि नाउन और प्रोनाउन कहता है तुम दोनों का विशेषता तो एडजेक्टिव बता दे रहा है, तो हम क्यों बार बार तुम लोग को बताएं। तो एडवर्ब कहता है कि हम इन दोनों को छोड़कर बाकी सबका विशेषता बता देंगे, ठीक है। तो ये नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, ये विशेषता नहीं बताता है, नाउन और प्रोनाउन को ये विशेषता नहीं बताता, बाकी सबके यानी कि एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन को जैसे इंटरजेक्शन सबका ये बताता है। एडवर्ब का अपना खुद भी बताता है, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन का नहीं बताता है। तो एडवर्ब क्या कहलाता है, एडवर्ब किसे कहते हैं, तो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या करता है, ये विशेषता बताता है, तो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। फिर से देख लेते हैं, नाउन नेमिंग वर्ड क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। प्रोनाउन रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, एडजेक्टिव, ठीक है। वर्ब कोई भी क्रिया कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, वर्ब। एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताए, वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला मेरा है प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिर क्या है, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो देखिए ये बहुत सिंपल है। प्रीपोजिशन क्या कहता है, इसमें को हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय, यानी कि संबंध का मतलब है कि ये दो सेंटेंसों में क्या बताता है, संबंध बताता है। दो सेंटेंसों में क्या बताता है, संबंध बताता है। तो दो सेंटेंस यानी कि टू सेंटेंस में क्या बताता है, तो संबंध बताता है। तो जो संबंध बताने का काम करता है, यानी कि जैसे कि दो सेंटेंस दिया है और दो सेंटेंसों में क्या संबंध है वो बताता है, तो जो संबंध बताओ क्या होगा, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। तो संबंध बताने का काम कौन करता है, तो प्रीपोजिशन करता है। वहीं पर क्या करता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देता है। दो सेंटेंस है लेकिन उसको क्या करता है, आपस में जो जोड़ दे वो क्या हो जाएगा, कंजक्शन है। कंजक्शन का मतलब कनेक्टिव से लिया है। कनेक्ट माने होता है क्या करता है, जोड़ना होता है ना, कनेक्ट माने, तो वहीं से लिया गया कंजक्शन। कंजक्शन माने संयोजक का मतलब होता है जोड़ होता है। तो हम दो सेंटेंस को जब जोड़ देते हैं, यानी कि दो सेंटेंसों को जोड़ने वाले वर्ड को, यानी कि शब्द को क्या कहते हैं, तो कंजक्शन कहते हैं। दो सेंटेंस को जैसे राम श्याम है, तो राम श्याम के बीच में हम लिखते हैं राम एंड श्याम, तो जो एंड होता है वो क्या कहता है, जोड़ देता है, ठीक है। तो दो जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन, संबंध बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, दो सेंटेंसों में संबंध बताता है, और कंजक्शन क्या करता है, तो दो सेंटेंसों को क्या करता है, आपस में जोड़ देता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन संबंध बताता है, कंजक्शन जोड़ देता है। बहुत सिंपल है, प्रीपोजिशन संबंध बताता है लेकिन कंजक्शन कहता है जोड़ देता है, ठीक है। अगला क्या है, इंटरजेक्शन है। अगला क्या हमारा है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक व्यय। इसका मतलब कहता है जो हमारे अंदर का फीलिंग होता है ना, फीलिंग का मतलब क्या होता है, शरीर के अंदर से जो भी चीज़ें हमारी फीलिंग निकलती है, जो भी भाव निकलते हैं, उस सब क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी कि इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर किससे जो भी फीलिंग आती है, बाहर निकलती है, कोई भी क्रिया को देखकर, यानी कि कोई भी, जैसे कि कोई देख रहे व्यक्ति रो रहा है, तो हमें भी क्या होता है, रोना आता है ना, तो हमारे शरीर के अंदर से आता है ना, वो हमारा भाव है ना, तो वो भाव क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे किसी को देखकर ओह ये सब दुख होता है, खुशी होती है, हो रहा है, तो ये सब क्या हो जाए, इंटरजेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, देखिए, नाउन नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। वर्ब कोई भी क्रिया, एनी एक्शन को वर्ब कहते हैं। एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन दो सेंटेंस में क्या बताता है, संबंध बताता है। और ये आपका क्या है, कंजक्शन तो दो सेंटेंस को जोड़ता है। इंटरजेक्शन वो हमारे शरीर के आंतरिक फीलिंग को क्या करता है, भाव को व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन, यानी कि हो गया। तो ये हमारे क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, ठीक है। ये नॉर्मल जानकारी है कि ताकि हमको ये सब याद हो जाए। जब हमको देखिए अगर आपको याद हो जाएगा तो जरूर करें कि जब इसको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे तो आपको एकदम आसान लगेगा कि अरे यार हम तो ये थोड़ा सा जानते हैं, तो थोड़ा भी जानते रहेंगे तो आप आसान से करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर थोड़ा सा भी अगर हमको अंधेरा जैसे अंधेरा है और अंधेरा में थोड़ा सा भी लाइट दिखाई देता है तो हम उस राह को पकड़ कर चले जाते हैं। चलने वाले तो जुगनू से को भी पकड़ कर राह पे चले जाते हैं, और नहीं जिसको नहीं जाना होता है तो उसके लिए हाइड्रोजन भी जला दे तो नहीं जाता है, क्योंकि वो सोया ही रहेगा। तो ये उससे हमसे क्या मतलब है, जिसको जहाँ जाना हो जाएगा। लेकिन बट आपको बता रहे हैं कि हमें जानकारी जब हो रहती है कोई भी चीज़ को तो पढ़ने में बहुत आनंद आता है। भले से वो नया हो तो नया रहेगा तो और अच्छा लगेगा, हम पढ़े रहेंगे तो ये होगा कि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या थी, नॉर्मल जानकारी थी, ठीक है। अब पढ़ते हैं वोकैब पढ़ते हैं, यानी कि वोकैब भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम बताएं कि डेली क्लास में इंग्लिश का जो डेली क्लास होगा तो आपको क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर मतलब, और वोकैब और इडियम फ्रेज ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। अब वोकैब पढ़ते हैं। तो वोकैब देखिए बहुत आसानी से आपको याद करा देंगे, आपको रटने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं वोकैब में पड़ेगा, क्योंकि वोकैब जैसे मैं याद किया हूँ उसी तरह से ठीक आपको भी याद करा दूंगा। और बस थोड़ा सा आपको क्या होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। मैं बस बताऊंगा, आप उसको अपने मन में 2-3 बार बस पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, यानी कि मनन कर लीजिएगा, फिर उसे एक बार कॉपी पर अपने लिख लीजिएगा, यानी कि अपने देख कर मत लिखिएगा, यानी कि आप देखिए कि आपका माइंड पावर कितना तेज है, और बस आप उसी को लिख लीजिए और माइंड में अपना कॉन्सेप्ट बनाते चलिएगा। माइंड में अपना कॉन्सेप्ट जब बनाते चलेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से सब समझ में आएगा। और वोकैब तो बहुत आसानी से अभी बता रहे हैं ना, तो आपको बहुत आसानी से वोकैब याद हो जाएगा। वैसे वोकैब देखिए सभी लोग याद करते हैं, तो याद करने में याद करते भूल जाते हैं, लेकिन देखिए माइंड में जब कॉन्सेप्ट बनाकर हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो जल्दी नहीं भूलते हैं, तो हम याद करते हैं। तो देखिए पहला मेरा क्या है, पहला क्या है, ए ब्रिज है। क्या है, ए ब्रिज। तो ए ब्रिज को देखिए वोकैब को हम तोड़ तोड़ कर जब याद करेंगे ना तो हमको तुरंत याद हो जाएगा, तोड़ तोड़ कर जब याद करेंगे तो ये तुरंत याद हो जाएगा। देखिए ए ब्रिज है, ए ब्रिज का मतलब क्या होता है, छोटा करना होता है। ए ब्रिज का मतलब क्या होता है, छोटा करना। तो देखिए ए माने होता है एक, अब ब्रिज माने क्या होता है, पुल होता है। देखिए एक रास्ता है, जो एक नदी है, नदी की वजह से क्या हो रहा है कि रास्ता 2-3 किलोमीटर घूम कर हमको जाना है, जो जाना पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं उस नदी पर क्या करते हैं, ए ब्रिज यानी कि एक पुल बना देते हैं। ब्रिज माने क्या होता है, पुल होता है ना, तो नदी पर एक ब्रिज हम बना देते हैं, तो जो हमारा रास्ता हो जाता है वो रास्ता क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है कि नहीं। यानी कि अगर नदी पर हम पुल बना दिए, यानी कि ब्रिज बना दिए, ए ब्रिज बना दिए, यानी कि एक ब्रिज बना दिए, तो मेरा जो रास्ता हो गया अब वो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ए ब्रिज का मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया। देखिए बहुत आसानी से याद कर लेंगे हम, अगर वोकैब को तोड़ तोड़ के याद करेंगे तुरंत याद हो जाएगा, तो कुछ करना हमको नहीं है। तो ए ब्रिज का मतलब क्या होगा, छोटा करना, यानी कि नदी पर हम एक ब्रिज बना दिए तो हमारा रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया। याद हो गया। तो ए ब्रिज का मतलब क्या होगा, छोटा करना होगा। बहुत आसान है, तो आप बस माइंड में कॉन्सेप्ट बना दिए कि एक ए ब्रिज यानी कि एक ब्रिज बना दिए तो नदी पे एक ब्रिज बना दिए तो रास्ता क्या होगा, छोटा होगा। नदी पे एक ब्रिज बना दिए तो रास्ता क्या होगा, छोटा होगा। बस इस तरह से याद करिए। तो ए ब्रिज का मतलब क्या होगा, छोटा करना। याद हो गया। दूसरा क्या है, हाइपरबोल। हाइपरबोल माने होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। हाइपरबोल माने होता है बढ़ा चढ़ा कहना। जैसे कि कोई आ गया, जैसे देख रहे हैं तो हम क्या होगा, हाइपर यानी कि हाई होकर बोल रहे हैं, किसी भी चीज़ को हाई होकर। जैसे कि 2-3 दोस्त जब होते हैं तो आपस में जब बहस होती है तो कोई दोस्त जो होता है ना उत्सुकता से वो हाई पर बोलने लगता है। हाई पर बोलने का मतलब क्या होता है, वो बढ़ा चढ़ा कर करने लगता है। कहता है कि भाई तू हाई पर बोल ना, हम है ना। तो हाई पर बोलने का मतलब बात को बहुत चढ़ा कर करने लगता है। जैसे मेरे चाचा विधायक है, तो मेरे मौसा मंत्री हैं, तो ये है तो वो है, तो हाइपर बोलने रहता है। यानी कि हाइपर बोल का मतलब है बढ़ा चढ़ा कर कहना। हाइपर बोल मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना। ए ब्रिज छोटा करना, हाइपर बोल बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी कि हाइपर बोलना। तो हाइपर बोलना का मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना। देखिए ये तो लीजिए बस कॉन्सेप्ट बनाते चलिए, आपको याद हो जाएगा। तो ए ब्रिज का मतलब छोटा करना, हाइपर बोल का मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, डाइलेट माने क्या होता है, फैल जाना। डाइलेट माने क्या होता है, फैल जाना। देखिए डाई, ये होगा डाई होगा, ये क्या होगा, लेट हो गया। हम बाल में डाई लगाते हैं, तो डाई जब लगाते हैं तो देरी तक अगर डाई को छोड़ देते हैं ना तो पूरे बाल में से लेकर हमारे शरीर में यानी कि पूरा सर में फैल जाता है, यानी कि उससे लेकर पूरा बॉडी तक हमारे चेहरे पर पूरा फैल जाता है। तो डाई लेट माने क्या होता है, फैल जाना। यानी कि अगर डाई को हम ज़्यादा देर तक छोड़ते हैं, लेट माने ज़्यादा देर तक छोड़ देते हैं अपने सर में लगाकर, तो वो क्या होता है, पूरे बॉडी पर हमारा क्या हो जाता है, फैल जाता है। एकदम ईजी। देखिए डाई को हम लेट तक छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो फैल जाएगा। तो डाई को लेट तक छोड़ना नहीं चाहिए, तो डाई को जब लेट तक छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, ठीक है। तो याद करिए, ए ब्रिज मैंने छोटा करना, हाइपरबोल मैंने बढ़ा चढ़ा करना, और डाइलेट मैंने होता है फैल जाना। डाई को लेट तक नहीं छोड़ना है, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, फैल जाएगा। अगला देखिए ए वारिस। ए वारिस मैंने क्या होता है, लालची। देखिए ए वारिस, वारिस का मतलब क्या होता है, संतान होता है। तो मतलब एक संतान है, जैसे मतलब आजकल के जो संतानें हैं, वारिस हैं, वो कैसी हैं, लालची है। वो अपने में ही लड़ रहे हैं, यानी कि धन के लिए लड़ रहे हैं, तो ये कर लड़ रहे हैं। पहले वाला अब स्थिति नहीं रह गया, अब भाई भाई में ही लड़ाई हो रहा है, तो ये कोई भी रीजन हो लड़ाई हो रहा है। तो आजकल के जो वारिस हैं, वारिस मैंने संतान है आजकल के, यानी कि एक संतान है, वो कैसी है, लालची है। तो हर घर में एक जो संतान होती है वो क्या होती है, लालची
हो रही है। ठीक है, ये सबके नहीं हो रहा, 95% केस आ रहा है कि हर एक घर का जो संतान एक होता है वो कैसा होता है, लालची होता है, जिसकी वजह से घर में प्रॉब्लम होता रहता है, झगड़ा होता रहता है। ठीक है, तो ए वारिस माने हो गए लालची हो गए। देखिए बहुत ईजी है। अगला देखिए मेसी, मेसी का मतलब होता है गंदा, मेसी का मतलब क्या होता है, गंदा। देखिए एक फुटबॉलर है मेसी, और हम लोग देखिए छोटे बच्चे जब थे तो आप लोग भी अगर छोटे थे तो जब फुटबॉल खेलते थे तो आप लोग गिर जाते थे तो आपका कपड़ा क्या हो जाता था, गंदा हो जाता था। तो फुटबॉल खेलते खेलते क्या हो जाता था, कपड़ा हमारा गंदा हो जाता था ना। तो एक फुटबॉलर है, देखिए दुनिया का फर्स्ट फुटबॉलर कौन है, रोनाल्डो है, दूसरा नंबर पर मेसी आता है। तो जो मेसी है ना, तो मेसी जब फुटबॉल खेलता है तो उसका कपड़ा कैसा हो जाता है, तो गंदा हो जाता है। तो मेसी हमेशा कैसा कपड़ा पहनता है, तो गंदा कपड़ा पहनता है। मेसी कैसा कपड़ा पहनता है, गंदा, यानी कि खेल के मैदान में गिरेगा तो गंदा तो कपड़ा होगा ही। तो मेसी कैसा कपड़ा पहनता है, गंदा। तो याद हो गया, तो मेसी कपड़ा गंदा पहनता है। अगला देखिए सफल, सफल का मतलब क्या होता है, लचीला। सफल का मतलब क्या होता है, लचीला। सफल को याद कर सकते हैं चप्पल से। चप्पल जो होता है वो कैसा होता है, लचीला होता है। सफल से चप्पल, सफल से चप्पल, और चप्पल कैसा होता है, हमेशा लचीला होता है। अरे तो कठोर होगा तो लकड़ी का चप्पल थोड़ी ना कि भगवान बने कि हम लोग खड़ा पहन कर चलेंगे। हम लोग का जो चप्पल होता है, शू होता है, कुछ भी होता है, वो सब क्या होता है, लचीला होता है। तो सफल कैसे क्या हो गया, याद हो गया, चप्पल को लिए, चप्पल कैसा होता है हमारा, लचीला होता है। तो कितना ईजी है, आसान है ना। देखिए ए ब्रिज माने छोटा करना है, यानी कि एक ब्रिज बना दिया नदी पर तो क्या होगा, रास्ता छोटा हो गया। हाइपर बोल मैंने बढ़ा चढ़ा कर, भाई हाइपर तू बोल, हम है ना, हाइपर बोल का मतलब बढ़ा चढ़ा कर, वो बोलने के लिए कर रहा है। डाइलेट मैंने होता है फैल जाना, डाई अगर लेट तक ज़्यादा देर तक हम लोग छोड़ देंगे तो हमारे सर में क्या होता है, फैल जाता है। ए वारिस माने लालची। हर एक घर में संतान एक जैसी होती है कि वो कैसी होती है, लालची होती है। मेसी, मेसी का कपड़ा कैसा होता है, तो हमेशा गंदा होता है। सफल, सफल का मतलब होता है लचीला, लची सब। तो सफल का मतलब चप्पल, चप्पल कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ठीक है, तो कितना ईजी है। उसी तरह से और देखिए सीताडेल, सीताडेल माने होता है किला। तो सीताडेल, देखिए सीता जी हमारी थी, देखिए ये सीता हो गई और डेल। तो सीता जी हमारी जो रहती थी वो कहाँ रहती थी, तो किला में रहते थे। किला का मतलब महल कहते हैं उसी को। ठीक है, तो सीता जी हमारे कहाँ रहते थे, तो किला में। सीता जी कहाँ रहते थे, किला में। तो सीताडेल माने क्या हो गया, किला। सीताडेल माने किला हो गया। ठीक है, सीता जी कहाँ रहते थे, तो किला में। देखिए स्क्वांडर, स्क्वांडर मैंने होता है बर्बाद करना। स्क्वांडर को याद करते हैं सिकंदर से। स्क्वांडर का मतलब सिकंदर, स्क्वांडर का मतलब सिकंदर, स्क्वांडर का मतलब सिकंदर। स्क्वांडर का मतलब होता है बर्बाद करना, यानी कि सिकंदर जिस भी देश में जाता था उसे पूरी तरह से क्या करता था, बर्बाद कर देता था। तो स्क्वांडर माने बर्बाद करना। सिकंदर कहीं भी जाता था तो क्या करता था, बर्बाद करता था। बस थोड़ा सा आप माइंड में लगाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो सिकंदर का क्या करता था, कहीं भी जाता था तो वहाँ बर्बाद कर देता था। तो स्क्वांडर बर्बाद करना, स्क्वांडर से सिकंदर, सिकंदर क्या करता था, बर्बाद कर देता था। अगला देखिए एम्पल, एम्पल माने होता है प्रचुर या अधिक मात्रा में। एम्पल का मतलब क्या होता है, प्रचुर या अधिक मात्रा में। देखिए एम्पल को याद करते हैं टेम्पल से। टेम्पल का मतलब होता है मंदिर। हमारे भारत में हिंदू धर्म के, हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, यानी कि बहुत सारे धर्म हैं हमारे भारत देश में, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गुरु द्वारा, ये सब चीज़ें हमारे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं हमारे भारत देश में। तो एम्पल यानी कि टेम्पल, मंदिर जो है वो कैसी है, बहुत अधिक मात्रा में है, यानी कि प्रचुर मात्रा में, यानी कि अधिक मात्रा में है। तो एम्पल किससे याद करते हैं, टेम्पल से। तो एम्पल टेम्पल, एम्पल टेम्पल, एम्पल टेम्पल, 2-3 बार कहेंगे तुरंत याद होगा। एम्पल टेम्पल, एम्पल टेम्पल। टेम्पल कैसी है, तो बहुत अधिक मात्रा में हमारे भारत में पाई जाती हैं। तो एम्पल टेम्पल, टेम्पल बहुत अधिक मात्रा में, याद हो गया। अगला देखते हैं आर्केन माने होता है गुप्त या रहस्य। आर्केन माने क्या होता है, गुप्त या रहस्य। तो देखिए इसको याद करते हैं मतलब आर्केन, यानी कि कहता है कि अरे कान में कहो। कान में क्यों कहो, क्योंकि वो बात जो है वो कैसी है, गुप्त है, रहस्यमयी है, यानी कि सबको नहीं सुनाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि लोग दीवारों के भी क्या होते हैं, कान होते हैं। तो जब गुप्त बातें होती है तो उसे क्या कहते हैं, अरे कान में कहो। कहाँ कहो, आर्केन, मतलब अरे कान में कहो। तो आर्केन का मतलब क्या हो गया, गुप्त या रहस्य। बहुत ईजी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टोटली वोकैब आपको याद कराएंगे, जो कि आपको यूपी टेस्ट, सुपर टेस्ट, सी टेट के वोकैब जितने भी आएंगे आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको टोटली 10 हो गए। तो 10 में देखिए पहला एवरेज माने छोटा करना, हाइपर बोल माने बढ़ा चढ़ा करना, डायलेट माने फैल जाना, ए वारिस माने लालची, मेसी माने गंदा, सफल माने लचीला, और सीटाडेल माने किला, स्क्वांडर माने बर्बाद करना, एम्पल माने प्रचुर मात्रा में, आर्केन माने गुप्त या रहस्य। बहुत आसान आसान ये सब चीज़ें हैं, बहुत आसान होती है। आप बस तोड़ तोड़ कर याद करिए, माइंड में कॉन्सेप्ट बनाइए, तुरंत आपको याद हो जाएगा। आप बस 2-3 बार इसको एक बार 2-3 बार देख लीजिए, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको जरूर याद हो जाएगा। और जब आपको याद हो जाए तो आप कॉपी पर लिख लीजिए। फिर अगर आपके पेपर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, अगर उसमें वो कब आएगा, सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा, आप तुरंत कर लेंगे उसको। क्योंकि देखिए माइंड में जब कॉन्सेप्ट बना रहता है तो वो अगर हमारे सामने आता है तो तुरंत उसको हम लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, वोकैब होगा। अब इडियम फ्रेज देख लेते हैं।
ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो डेली क्लास में डेली होता रहेगा, तो जल्दी खत्म। इडियम और फ्रेज देखते हैं। तो इडियम और फ्रेज भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। आपको रटने की कोई भी, देखिए आपको इंग्लिश में रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको बस पढ़ने की। और पढ़ने में आप देखिए, आपको ग्रामर भी पढ़ेंगे ना, तो आपको ग्रामर भी रटने की जरूरत नहीं है। बस ओनली फॉर 2 टॉपिक्स आपको रटना पड़ेगा, एक नाउन और दूसरा प्रीपोजिशन, उसको थोड़ा सा बस पढ़ लीजिएगा और बाकी आपको कोई भी चीज़ पढ़ना नहीं पड़ेगा, सब कॉन्सेप्ट पर है। तो इडियम फ्रेज भी देख लेते हैं। तो इडियम फ्रेज 5 देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए पहला क्या है, एन आयरन व्हील। एन आयरन व्हील, एन आयरन माने क्या होता है, लोहा, व्हील माने इच्छा। व्हील माने आप लोग जानते हैं ना, इच्छा होता है। तो जिसका अगर आयरन मैन, हम लोग के ना कहा जाता है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है ना। तो जिसकी लौह इच्छा होती है, यानी कि लौह जीता, तो उसका जो दृढ़ शक्ति होता है, जो दृढ़ इच्छा होता है, उससे क्या कहता है, दृढ़ इच्छा शक्ति उसकी मजबूत होती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, एन आयरन व्हील कहा जाता है। यानी कि जिसकी जो इच्छा होती है वो लोहे जैसी होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आयरन मैन क्यों कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो क्योंकि उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी ना, वो लोहे जैसी थी। तो जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति लोहे जैसी होती है उसे क्या कहते हैं, तो एक वर्ड में इडियम फ्रेज में तो एन आयरन व्हील कहते हैं। क्या कहते हैं, एन आयरन व्हील, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति। तो जो लोहे जैसा, जिसकी लोहे जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, तो एन आयरन व्हील। एन आयरन व्हील याद हो गया। तो जिसकी लोहे जैसी होती है दृढ़ इच्छा शक्ति, तो उसे क्या कहते हैं, एन आयरन व्हील। बहुत आसान है। अगला देखिए क्या है, एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम, ओल्ड माने क्या होता है, पुराना होता है। फ्लेम माने, देखिए फ्लेम माने तो ऐसे आग होता है, लेकिन हम लोग यहाँ फ्लेम नहीं, फ्रेम कहते हैं। फ्रेम का मतलब जानते हैं ना, फोटो वोटो को किसी फ्रेम में रखा जाता है। तो एन ओल्ड फ्रेम, तो फ्रेम को किससे करते हैं, फ्लेम से। तो एन ओल्ड, ओल्ड माने पुराना होता है, फ्रेम माने क्या होता है, फोटो। यानी कि कोई पुराने फोटो को देखकर क्या कर रहा है, वो अपना क्या याद कर रहा है, पुराना प्यार को याद कर रहा है। यानी कि वो पुराने फोटो को देखकर अपना पुराने, यानी कि अब मान लेते कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो अपने मतलब यंग एज के समय का, वो समय को याद कर सोच रहा है, यानी कि वो अपने पुराने प्यार को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। तो एन ओल्ड फ्रेम माने पुराना प्यार। यहाँ पर फ्लेम है, फ्लेम माने होता है आग होता है, लेकिन हम बोल रहे हैं फ्रेम बोल रहे हैं, क्योंकि वो फ्रेम यानी कि फोटो को देख, यानी पुराने फोटो को देख अपना पुराने प्यार को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। बहुत ईजी है ना। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब क्या होता है, वो अपने पुराने क्या कहता है, फ्रेम को देखकर, फोटो को देखकर वो अपने पुराने प्यार को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, यंग सोल्डर। यंग सोल्डर का मतलब होता है समझदार होना। यंग माने आप लोग जानते हैं, यह जवान होता है। और शोल्डर माने क्या होता है, देखिए यहाँ पर शोल्डर कंधा से है, फिर से शोल्डर माने सैनिक होता है, बस मीनिंग बदल जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि आज का जो नौजवान है, युवक है, वो कैसे हैं, तो समझदार हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, समझदार। तो यंग शोल्डर माने क्या हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। क्या हो गए हैं, समझदार हो गए। देखिए यहाँ पर हम लोग शोल्डर लिखा है ना, तो हम लोग सोल्जर कर सकते हैं। तो जो युवक सोल्जर होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, तो समझदार होते हैं। वो कैसे होते हैं, समझदार होते हैं, क्योंकि देखिए उन्हें कब क्या करना है, कौन सी कदम उठाना है, तो ये यंग सोल्जर ही करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यंग सोल्जर कैसे होते हैं, तो समझदार होते हैं। यंग सोल्जर तो समझदार हो गए। ठीक है, समझदार होना। अगला क्या है, एचिल्स हिल्स माने, एचिल्स हिल माने क्या होता है, कमजोर पक्ष। तो देखिए हिल माने क्या होता है, एड़ी होता है। हिल माने क्या होता है, एड़ी। और कोई व्यक्ति है जो कि अपने ना एड़ी चोटी से वो जोड़ लगा रहा है। जोड़ क्यों लगा रहा है, क्योंकि उसका जो पक्ष है वो क्या है, कमजोर है। यानी कि वो तब कहते हैं ना कि एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना होता है ना, तो एड़ी चोटी का तब जोड़ लगाया जाता है जबकि सामने वाला क्या होता है, मजबूत होता है, यानी कि उसका जो पक्ष होता है वो कमजोर होता है, तब ना वो मेहनत करता है। तो हिल माने क्या होता है, एड़ी। एचिल्स यानी कि मान लेते हैं किसी का नाम हो गया चिल, किसी का नाम हो गया, कह रहा है कि हिल्स माने एड़ी से, यानी कि अपने एड़ी से क्या कर लो, बल लगा। तो क्यों बल लगाए, क्योंकि हमारा जो पक्ष हो कैसा है, कमजोर पक्ष है। तो हिल्स, एचिल्स यानी कि चिल से अपने एड़ी का बल क्यों लगाता है, क्योंकि उसका जो पक्ष हो कैसा है, कमजोर है। तो एचिल्स हिल्स माने क्या हो गया, कमजोर पक्ष हो गया। एकदम ईजी है। अगला देखिए, एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब मतलब आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। तो एन आर्म, कोई अपनी बाहें को क्या कर रहा है, चेयर पर, यानी कि कुर्सी पर बैठ कर जॉब कर, नौकरी कर, यानी कि अपने बाहों को फैलाकर। जैसे मूवी देखते हैं तो जो हीरो मतलब जो होते हैं, वो जिसे उनका ऑफिस जो होता है, तो ऑफिस में जो मैनेजर होता है वो बैठता है, कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने आर्म से यानी कि बाह को ऐसे फैलाकर और क्या करता है, पूरे नज़ारों को देखता रहता है। अरे एक गाना है ना वो ऋतिक रोशन का कि मेरे रस के कमर
में, तो देखिए उसमें वो क्या करता है, चेयर पर बैठ जाता है और चेयर पर बैठ कर क्या करता है, दोनों बाहों को खोलकर और क्या करता है, वो हीरोइन को देखता रहता है। तो यानी कि यानी कि एन आर्म्स चेयर जब, यानी कि कोई अपनी बाहों को यानी कि खोल कर क्या कर रहा है, बैठा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं उससे, उसकी नौकरी कैसी है, आसान है, अच्छी है और अच्छी आय वाली है। आय का मतलब उसको बहुत अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तब ना वो अपने हाथ को खोलकर कुर्सी पर बैठकर जॉब कर रहा है। नहीं तो जो मेहनत मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, वो क्या कहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, यानी कि 8 घंटा ड्यूटी करते हैं और 400 रुपये 500 रुपये उनको मिलता रहता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसकी आसान और अच्छी आय वाली नौकरी, इसलिए वो अपनी हाथों को खोल कर कुर्सी बैठ कर अपना नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है। तो क्या हो गया, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी हो गई। तो देखिए एन आयरन मीन दृढ़ इच्छा शक्ति, एन ओल्ड फ्लेम पुराना प्यार, यंग सोल्डर समझदार होना, एच कमजोर पक्ष, एन आर्म चेयर जब आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। तो ये हमारा क्या होगा, इडियम फ्रेज हो गए 5 ठो और 10 ठो का भी बता दिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉर्मली हम लोग जान गए। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाउन, पूरा डिटेल से नाउन पढ़ लेंगे, ठीक है। नाउन में भी हम लोग जेंडर पढ़ेंगे, नंबर पढ़ेंगे और आर्टिकल पढ़ेंगे, तो सब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए मतलब आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इस पर आपको हर देखिए रीजन क्या है, देखिए हर एक चीज़ यानी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा सबकी तैयारी कराइएगा। और इंग्लिश तो ऐसा हो गया है ना कि आपको हर पेपर में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इंग्लिश जरूर देखने को मिलता है। और अगर आप एक बार इंग्लिश पढ़ लिए तो कोई भी पेपर आप आराम से आसानी से निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।